बोलूं? गुड मॉर्निंग।
Good morning, everyone. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक सेट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये वाला टॉपिक हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इनकी बात की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा बोला गया है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था। तो सबसे पहली बात कि इस समय गवर्नर है कौन। देखो, मुर्शीद कुली खां, अगर याद हो। और इस समय वो कौन था? फर्रुखसियर। मुगल सम्राट कौन था? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था मुर्शीद कुली खां को। ठीक है ना। और मुर्शीद कुली खां के बाद फिर सुजाउद्दीन बना था, है ना। इसके बाद सुजाउद्दीन बना था। तो मुर्शीद कुली खां ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो ये याद रखना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, यहाँ पर अंग्रेज का आंसर नहीं देना है, क्योंकि अंग्रेज के लिए नहीं पूछा है कि आप लोग रॉबर्ट क्लाइव और ये सब पता नहीं क्या क्या सोचने लगो। यहाँ पर ऊपर लिखा है मुगल सम्राट द्वारा। तो मुगल सम्राट ने किसको बनाया था? क्योंकि इसके बाद फिर प्लासी के युद्ध वगैरह होंगे और बंगाल चला जाएगा अंग्रेजों के पास। ना संघर्ष ना तकलीफ, और एक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ भैया ठीक। जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम लोग, उतना अगर कर लो तब खाए। दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो दो मेन युद्ध है, आप जानते हो, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। तो अब किसने स्टार्ट किया? ठीक है, तो पहले प्लासी का युद्ध हुआ है। पहले प्लासी का युद्ध हुआ है। तो अगर ये कहता है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो ये है। लेकिन मेन रूप से सत्ता किस युद्ध के बाद इनके हाथ में आ गई है? तो वो आपका बक्सर का युद्ध है। तो इसमें कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। आपको बताना ये कब लड़ा गया। 23 जून 1757। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? सिराजुद्दौला।
प्लस अंग्रेज, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। फिर अगला क्या बोल रहा है? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता। तो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन है? यही प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? 1757। सिराजुद्दौला, पांचवा क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ? सर, पहले आंसर डी क्यों नहीं है? कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो सत्यजीत यादव? पहले आंसर डी क्यों नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का डी कैसे हो जाएगा? मुगल सम्राट ने जिसको बनाया था वो, जो फारूक शेर ने जो बनाया था वो मुर्शिद कुली खां को बनाया था। ठीक है, जो उसके द्वारा नियुक्त है। अब मुगल सम्राट किसी को नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे पूछा गया है कि मुगल सम्राट ने किसको नियुक्त किया था, तो ऑफिशियली जो फारूक शेर ने नियुक्त किया था वो मुर्शिद कुली खां को किया था। अब उसकी मृत्यु के बाद फिर सुजाउद्दीन बनेगा, फिर आगे चल करके अली वर्दी खां बनेगा। लेकिन अब ये लोग मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पूछा गया। क्वेश्चन देखो ना क्या लिखा है कि मुगल सम्राट ने किसको नियुक्त किया था। अच्छा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा, पांचवा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ठीक है, तो ये वही बात हुई, प्लासी का युद्ध है। सिराजुद्दौला के साथ वो प्लासी का युद्ध ही हुआ था, 23 जून 1757। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? ये सबको पता चल चुका होगा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन? एक है व्यक्ति है, लॉर्ड क्लाइव, जिसने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको बोला गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। ये बात विलियम पिट ने बोली है। विलियम पिट, विलियम पिट ने कहा। तो विलियम पिट भी एक अंग्रेज है, उसने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। ठीक है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? जल्दी बताइए, ये आप लोग क्वेश्चन बताइए, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है? आंसर दो तुरंत फटाफट। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है? बंगाल में। बिल्कुल सही है। अब इसमें भी सोचने वाली बात है, इस युद्ध के बाद ही तो बंगाल पे अधिकार हो गया था। कहा नहीं था 1757 में बंगाल इनके अधिकार में आना शुरू हो गया। प्लासी जो है वो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इन लोग की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, लेकिन जब ये मीर कासिम आता है, मीर कासिम, तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। मुंगेर कौन से उसमें पड़ता है? मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक है, मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। 10वां क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस युद्ध का नाम बताना है जिसके बाद असल में सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई है। मतलब जिसके बाद अब ये लग गया कि हाँ ये लोग यहाँ रहेंगे, अब यहाँ से वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा युद्ध कौन सा है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। प्लासी, प्लासी का युद्ध, वांडीवास, पानीपत। कुछ टाइपिंग एरर हुई है, इसमें युद्ध नाम ही नहीं है।
बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलो टाइपिंग एरर होगी क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। वे प्लासी का युद्ध थोड़े ना कह देंगे। और ऑप्शन नहीं है तो तुम क्या कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे क्या? जो आंसर है वो ना सिलेक्ट होगा। तो मतलब युद्ध ही बदल दे हम कि सर ऑप्शन नहीं है, युद्ध बदल दीजिए, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो असल में सत्ता वाला नहीं है, वो तो पहला है जहां से नींव पड़ी है। अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में सत्ता स्थापित की है वो बक्सर का युद्ध है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लेना, बक्सर का युद्ध, ए ऑप्शन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक यही है, बक्सर की लड़ाई है। आप बताइए कब लड़ी गई है? बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई है? जल्दी जल्दी टाइप करो। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई है? बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई है? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, याद है इसमें एक तरफ तीन लोग थे, सुजाउद्दौला, है ना, मीर कासिम, और मुगल सम्राट जो था शाह आलम। तीन लोग थे ना, एक शाह आलम था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, और तीसरा था सुजाउद्दौला। ये लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य, आधिपत्य मतलब वही सत्ता जो स्थापित हो गई है, की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो अगेन वही है, बक्सर। अब ये अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन किए गए हैं, ये अलग अलग एग्जामों के हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारे एग्जामों ने इसको पूछ रखा है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध ही वो है जो जिसके बाद इनकी सत्ता भारत में स्थापित हो गई है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? डी ऑप्शन लिख रहे हैं। ये एकदम, ये जो मीर जाफर कह रहा है ये बिल्कुल है गधा है क्या? दिल्ली का शासक मीर जाफर कैसे बन जाएगा? शाह आलम द्वितीय, सही है, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वो शाह आलम। थोड़ी देर पहले बताया नहीं मैंने? अब ये क्वेश्चन ऊपर किया है, देखो 11वां नंबर, 11वें नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले शाह आलम द्वितीय ही लिखा था, शाह आलम द्वितीय, फिर उसके बाद मीर कासिम, और फिर सुजाउद्दौला। तो दिल्ली का जो मुगल सल्तनत का सुल्तान है वो शाह आलम है इस समय, बक्सर के युद्ध के समय। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, जो बक्सर का युद्ध हुआ है उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? बक्सर का जो युद्ध हुआ है उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? पंकज, हेक्टर मुनरो, ममता, हेक्टर मुनरो, महिमा, सॉरी, ममता तो आंसर है नहीं दे रही। पिंकी, हेक्टर मुनरो, सौरभ, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो ये कुछ चीजें जो याद रखनी है। ठीक है, कि किन के बीच युद्ध लड़ा गया है, कौन शासक था कहाँ का। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? क्वेश्चन नंबर 14। अब बताओ आंसर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था?
मीर जाफर था। ये देखो फिर बोल रहा है मीर कासिम। अबे मीर कासिम होगा तो लड़ाई कैसे होगी? दूसरे टीम में तो मीर कासिम ही था ना, जो लड़ने आया था कि भैया उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था। मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बनाया था, तभी तो मीर कासिम जाके मिल गया था सुजाउद्दौला से और शाह आलम द्वितीय से। थोड़ा सा ध्यान रखो। पिंकी यादव मीर जाफर, देवेंद्र यादव जाफर। बहुत बढ़िया, ठीक। मीर हटा दो, जाफर हो गया, सही है। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। तो बड़े ध्यान से समझ लो बक्सर की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, तो रट लो इसको। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया है बक्सर की लड़ाई। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। दो टीमों के बीच, एक टीम में कौन कौन है? मीर कासिम है, सुजाउद्दौला है और शाह आलम द्वितीय है। ठीक। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो है। यहाँ पर बंगाल का नवाब कौन है? तो मीर जाफर है बंगाल का नवाब इस समय, क्योंकि मीर कासिम तो दूसरी तरफ से लड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो आपको पता है कि एक संधि हुई थी, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी ना 1765 में। इस संधि के बाद ही कुछ चीजें तय हो गई थी कि अंग्रेजों को क्या क्या मिलेगा। और जो बंगाल का वो जो शाह आलम द्वितीय है मुगल सम्राट, तो उसी से संधि हुई थी कि भैया क्या क्या आपको दिया जाएगा। तो निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, बंगाल और बिहार की दीवानी दे दी थी इन्होंने। ठीक है। ये कौन है? सी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय लिख लेना, शाह आलम द्वितीय। नोट करो इसे, शाह आलम द्वितीय। तो जिनका आंसर सी है वो करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। किसी ने डी बोला है, किसी ने ए बोला है, सी तो किसी ने आंसर ही नहीं दिया। सी किसी का आंसर ही नहीं आया। ठीक है। अरे को बताया नहीं था, अगर याद ना हो। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, तभी तो शाह आलम से ये बात की गई थी, तो दो दीवानी दे दी गई थी बंगाल की। ठीक है, बंगाल की दीवानी दे दी गई थी और बिहार की। और ये संधि हुई किसके थी? तो इस समय शासक जो है वही तो रहेगा। तो संधि किसके साथ हुई है? शाह आलम के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। तो बंगाल की दीवानी और बिहार की दीवानी ये अंग्रेजों को दे दी गई, अंग्रेजों को। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अपना उप दीवान नियुक्त कर रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है। याद है उसका नाम? जो उप दीवान नियुक्त किए गए थे, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय। बंगाल का जो था वो रजा खान था और बिहार का जो था वो सिताब राय था। तो ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा हुआ। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो देखो वही बात आ गई कि ये जो इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में, तो मुगल सम्राट के साथ हुई है, मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट था कौन? शाह आलम। तो इसने कहा ना कि बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो केवल बंगाल की नहीं बिहार की भी दी थी। तो बंगाल और बिहार दोनों की दीवानी देती थी शाह आलम। तो मुगल सम्राट आंसर होगा कि शाह आलम ने इन दोनों जगहों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 17। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? अब आपको अंग्रेजों की तरफ से बताना है। अभी तो मुगल सम्राट बोला था, तो मुगल सम्राट की तरफ से शाह आलम था।
अब वो पूछ रहा है कि अंग्रेजों का कौन गवर्नर था, तो वो गवर्नर का नाम बताना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा दिया गया था। आप बताइए इन चारों में से कौन था उस समय। ये कुछ भी आंसर न दिया करो तुम लोग। मीर जाफर बोल रहा है एकदम में बेवकूफ हो तुम लोग क्या, जब उसमें लिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है। दिमाग उमाग बिल्कुल नहीं है। तो इस समय जो था वो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर जिसको ये प्रदान किया जाता है। सम्राट शाह आलम द्वितीय, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो देखो ये तभी प्रदान करेगा जब वो इलाहाबाद की संधि होगी। तो जिसको इलाहाबाद की संधि याद है, इसका मतलब वो आपको ध्यान रखना है। देखो दो डेट थी, एक डेट थी 12 अगस्त, एक थी 12 अगस्त 1765, और एक और डेट थी 16 अगस्त 1765। दो डेट थी। तो जब इलाहाबाद की संधि हुई है तो दो प्रकार से बोला गया, एक 12 अगस्त 1765 को हुई और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 65 में। जो 16 अगस्त वाला है ये अवध के नवाब के साथ हुआ था, अवध के नवाब के साथ, ये उसके साथ हुआ था। लेकिन जो 12 अगस्त वाला है ये शाह आलम के द्वारा हुआ था, शाह आलम के साथ। तो जो शाह आलम के साथ हुआ है इसी में यह तय किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दी जाएगी। ठीक है, तो 12 अगस्त वाली डेट आपको ध्यान रखना है, ये ए ऑप्शन। और वैसे भी 16 अगस्त कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भैया 18 अगस्त कोई डेट है नहीं, ये दो ही संधि हुई है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। बता रहे हैं फिर भी सब उल्टे सीधा सोचते हैं सब, पता नहीं क्या करोगे इतिहास में। तो 12 अगस्त की एक डेट है और दूसरी डेट है 16 अगस्त। तो दो ही डेट पे संधि हुई है, एक 12 अगस्त पे हुई है शाह आलम के साथ जिसमें दीवानी दे दी गई है अंग्रेजों को, और 16 अगस्त वाले में अवध के नवाब के साथ हुआ है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है आपको, जिसपे जुर्माना लगा दिया गया था अवध के नवाब के ऊपर 16 अगस्त वाले में। अब क्वेश्चन इसमें अगला देखो, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, बताइए जल्दी। मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। देखो दो चीजें हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की दीवानी एक कहाँ की दी गई है, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा, ये सब दिया जाता था। अब आपको ये देखना है कि मुर्शिदाबाद जो क्वेश्चन पूछा है वो मुर्शिदाबाद कहाँ का है, वो बंगाल का है या फिर मुर्शिदाबाद बिहार का है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है तो आप दीवान बता देंगे। तो मुर्शिदाबाद जो है वो एक्चुअल में बंगाल का है। तो मुर्शिदाबाद अगर बंगाल का है तो बंगाल का इस समय दीवान कौन था। अगर मुर्शिदाबाद है बंगाल का तो बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, रजा खां को। बस बन गया आंसर। भाई हमसे इतना ही पूछा था ना कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था। तो हम लोग बंगाल और बिहार पढ़ रहे हैं कि दीवान नियुक्त किया था। तो अब मुर्शिदाबाद किसी एक में तो आएगा ही, तो मुर्शिदाबाद किस में आएगा, बंगाल में आता है। ठीक है, तो अब बंगाल के उस क्षेत्र में आएगा तो उसका कौन था, रजा खां था। मिल गया आंसर। करेक्ट आंसर कौन होगा, ए ऑप्शन होगा, मोहम्मद रजा खां। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। ठीक है, तो ये खासी जनजाति है, एक पहाड़ी इलाके की जनजाति थी। ठीक है, तो जब ये युद्ध जीत गए हैं और संधि हो गई 1765, तो अब ये पूरा बंगाल वगैरह का क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया था। तब ये लोग थोड़ा पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़े तो उनका उनकी मुलाकात एक पर्टिकुलर टाइप की जनजाति से हुई थी जो जंगलों में ही रहा करती थी।
वो खासी जनजाति है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे किया गया है, ये वैसे पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासी जनजाति। 21वें का आंसर आप लोग देंगे, पढ़िए और आंसर बताइए। 21वें का आंसर आप लोग देंगे। अरे जब बंगाल पे अधिकार हो गया तो पूरा पूर्वी क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया ना। अब ये लोग असम की तरफ जा सकते हैं। देखो मेन बंगाल ही था, तो बंगाल के बाद इनका कांटेक्ट दूसरी तरफ से होने लग गया। जो जो उससे जुड़े थे, अब जैसे असम की तरफ बढ़ गए तुम, अब असम की तरफ बढ़ गए तो जितने पूर्वी क्षेत्र पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अब ये सब संपर्क में आने लग गए ना। ये है उसका पॉइंट। 21वां। हाँ तुम लोग तो आंसर की ही देख लोगे तुरंत। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम, मतलब क्रम से बताना है, पहले कौन सा लड़ा गया, फिर कौन सा और फिर कौन सा। तो अंबर का युद्ध, क्योंकि कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसी समय अंबर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। क्योंकि वांडीवास का युद्ध कब हुआ है, 1760 के उसमें, है ना। और प्लासी कब हुआ है, 1757। ठीक है, ये किस में हुआ है, 1764। बाकी वो कर्नाटक युद्ध का पार्ट है, ये कर्नाटक का है अंबर का। तो ये आपके लिए पॉइंट था। ये 59 नहीं है, वांडीवास का युद्ध 60 में हुआ है। उस 22वां क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो आपको बताना है कि 1760 में जो फ्रांसीसी सेनापति, ये तो सबको पता होगा बड़े आराम से। अबे डुप्ले कहाँ है भाई, डुप्ले तो 54 में लौट चुका है। तुम लोग कुछ ना याद रखते हो यार। डुप्ले 1754 में लौट नहीं गया था, फ्रांस में बुला लिया था, फिर गोडेहियो आया था, गोडेहियो के बाद काउंट डिलाली आया था। तो डुप्ले तो है ही नहीं वहां पर, काउंट डिलाली ये है। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ उसमें काउंट डिलाली था। डुप्ले होता तो अलग ही कहानी होती। डुप्ले तो इन लोग की सबसे बड़ी गलती वही है, जो डुप्ले को इन लोगों ने वापस बुलवा लिया। नहीं तो डुप्ले जहां तक हमें लगता है कि काफी अच्छा मतलब कर रहा था वो। वांडीवास के युद्ध में जो 1760 में हुआ है, इस युद्ध में क्या हुआ, किसने किसको हराया। वांडीवास के युद्ध 1760 में जो हुआ है, किसने किसको हराया है। ये कौन है। ब्रिटिश ने डच को हराया, देखें जरा नाम ये, एकदम मैं बिल्कुल हद कर दिए गधेपन की। पंकज, डच को हराया था। डच है इस समय, डच है तो, लेकिन डचों की कोई सत्ता तो नहीं है ना। भैया डच तो खत्म हो चुके हैं। ये तो फ्रांसीसी से जब लड़ाई चल रही है, डच का तो कोई मतलब ही नहीं है। डच और पुर्तगाली के सफाया हो चुका है। वो लोग तो अब कोई लड़ाई का रह ही नहीं गया उन लोग से। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अभी इतनी देर से वही डिस्कशन हो रहा है, तुम लोग करते कुछ नहीं। ऊपर 3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके कि फ्रांसीसी सेनापति कौन था, काउंट डिलाली, 1760 में हुआ था। चलिए, इसमें और क्या है, सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24।
बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, खुर्दा का युद्ध। तो बाकी दो युद्ध आप जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आंसर नहीं होगा। दो ही युद्ध आप जानते हैं। देखिए कौन आंसर दे रहा है। सत्यजीत बी आंसर। अदिति बी, वांडीवास का युद्ध। अभी अभी डिस्कस हुआ, वही क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो दो तीन चीजें निकल कर आई। एक आपका प्लासी का युद्ध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा एक आपका कौन सा, बक्सर का। तीसरा आपका वांडीवास का। एटलीस्ट इन तीन युद्धों को तो रट लो बिल्कुल, जो भी जानकारी है। किसके बीच हुआ है, कब हुआ है, फ्रांसीसियों की तरफ कौन था, अंग्रेजों की तरफ कौन था, कौन सी जगह पे लड़ा गया। ये तीन युद्ध के बारे में आप रट लीजिए इसको, भले पूरा अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो इन तीनों को तो याद कर ही लो बिल्कुल। और एक चौथा और बता दें, इलाहाबाद की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि। ये चार चीजें इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये कर लेते तो मोस्टली अगर क्वेश्चन बनता है तो मिल जाएगा आपको। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। ये चार बहुत चीजें हैं। सर इन तीन युद्ध का वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ है। हाँ अपलोड हो जाएगा आज। ठीक है, आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला शायद अपलोड नहीं हुआ है, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है। वेदारा का युद्ध 1759 में था। हाँ वेदारा का था। ठीक, तो तुमने उसको वांडीवास का बना दिया। पंकज, देखिए मैसूर के बारे में थोड़ा बहुत हमने बताया था आपको। ठीक है, तो मैसूर वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रणजीत सिंह के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें रणजीत सिंह जी के भी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसमें किसका। आपने नोट्स रख लो सामने, देख लो जो भी आपने नोट किया है, क्योंकि याद तो होगा नहीं अभी। यहां से क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर के रणजीत सिंह के क्वेश्चन है। यहां से रणजीत सिंह का क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, ये रणजीत सिंह का है। ठीक, ये पूरे क्वेश्चन रणजीत सिंह के हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम मैसूर वाला देख लेते हैं जो हम लोगों ने किया था। अब याद तो है नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा नोट्स रख सकते हो टिक करने के लिए। चलो पढ़ते हैं इसमें। दो लोगों की मेन बात हुई थी, टीपू सुल्तान और दूसरा कौन, हैदर अली, यही ना। और इनके लिए इंपॉर्टेंट सबसे कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसूर युद्ध है। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं वही मेन क्वेश्चन बनेगा। अगर आप वो रिवाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो अंग्रेजों और मैसूर में जो युद्ध हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हैदर अली के बीच हुआ था, क्योंकि टीपू सुल्तान तो बाद में आया है। ठीक है ना, तो इसमें विजयी कौन हुआ, जल्दी बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ? हैदर अली। कौन हुआ, हैदर अली। ब्रिटिश जनरल 11वां, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। सर आयर कूट। जब द्वितीय
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सेकेंड वाला, 1780 से 1784 में, ठीक है, इस समय ये युद्ध हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहा था? आयर कूट। तो जब दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था हैदर अली के साथ, 80 से 84 के उसमें, तो इस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो आयर कूट के हाथ में था। और पोर्टो नोवा का युद्ध होता है 1781 में। तो 1781 में जो पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, ये वाला पोर्टो नोवा वाला, इस युद्ध के कुछ समय बाद ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हो गई है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है, इसी में पोर्टो नोवा का जब युद्ध खत्म हुआ है, तो इसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई है। अब पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? आयर कूट कर रहा था। चलिए क्वेश्चन बताइए, इस समय गवर्नर कौन था अंग्रेजों की तरफ से? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था? जल्दी। वॉरेन हेस्टिंग्स, करेक्ट आंसर। तो अगर ये पूछेगा कि गवर्नर कौन था इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तो वो सर आयर कूट था। लेकिन अगर कहेगा नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो ध्यान रखिएगा, सॉरी, गवर्नर, गवर्नर कहेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। गवर्नर अगर कहेगा, गवर्नर अगर कहेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर नेतृत्व की बात करेगा कि युद्ध में नेतृत्व किसने किया वो युद्ध में, तो वो सर आयरकूट है। तो दोनों में ध्यान रखना है आपको, ये चीजें कंफ्यूजन में मत आ जाना कि वॉरेन हेस्टिंग्स को ही नेतृत्व करता बता देना। ये गवर्नर है उस समय बंगाल का, और सेना का जो नेतृत्व वो आयरकूट के हाथ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो करेक्ट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर में है ये, है ना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन था ये? टीपू सुल्तान था, ठीक है, टीपू सुल्तान ने ये किया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कौन सा युद्ध? बताइए जरा हमको जल्दी, कौन सा युद्ध हुआ था 1780 में? आपके नोट्स में होगा। कोलिलोर, ठीक है, कोलिलोर का जो युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी आपकी टीपू सुल्तान की, और इसी के साथ हुआ था। तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? बताओ। 1799। पिंकी, पंकज, सत्यजीत, ये बाकी क्या सो गए हैं क्या? बाकी आंसर ही नहीं देते हैं। बेटा हम वीडियो ओपन करा लेंगे पूरी क्लास भर में, ठीक है ना, जितना तुम लोग को छोट हम दे रहे हैं ना। इस तरह करोगे ना तो हम पूरी क्लास, जब तक क्लास चलेगी तब तक वीडियो ओपन करवा देंगे, क्योंकि तुम लोग ओपन करके सो जाते हो जाके। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799।
ये कौन सा युद्ध था? चौथा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसी दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही हो गया था, ठीक है। और चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आप बताइए इस समय गवर्नर कौन था इनका, अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर कौन था जब टीपू सुल्तान मरा है 1799 में? तो अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर कौन था? पंकज लॉर्ड वेलेजली, ममता लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लॉर्ड वेलेजली। अभी जब हम आपको गवर्नर पढ़ाएंगे ना, तो इसका नाम आएगा, क्योंकि इसके लिए जानते हो क्या जाना जाता है? सहायक संधि के लिए जाना जाता है, कि सहायक संधि किसने लगाई थी, तो इसी के लिए लॉर्ड वेलेजली जाना जाता है। तो ये ध्यान रख लेना अभी कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है टीपू सुल्तान के समय, उस समय लॉर्ड वेलेजली ही गवर्नर है। अगले उसमें हम लोग समझेंगे इन लोग गवर्नर को, ठीक है, जब रणजीत सिंह पढ़ा देंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, देखिए जरा कौन सा सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित, नहीं, हैदर अली जीता था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। अगर हैदर अली पराजित कर देता तो उसकी मृत्यु क्यों होती? भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो मृत्यु हुई है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मर गया है, तो पराजित होने का तो सवाल नहीं हो रहा उसमें। अच्छा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बताइए, टीपू सुल्तान जीता था या हारा था? टीपू सुल्तान हार गया था, ठीक है, टीपू सुल्तान नहीं जीता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया 1799। करेक्ट आंसर इज डी। तो इसमें कुछ है नहीं, अगर थोड़ा भी रिवाइज करोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जिसने भी नोट्स को थोड़ा भी रिवाइज किया वो सारा आंसर बना लेगा। मैच कराइए जल्दी, जरा देखिए आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। और चलिए वीडियो ओपन करिए जरा सभी, बहुत हो गया तुम लोग का, ना आंसर देना है ना कुछ करना है। हाँ, जम्हाई ले रहे हो जो भी कर रहे हो, ओपन करो जरा। और आंसर दो जल्दी से इसका। क्या आंसर दिया? ए, सी, ए सी, और क्या है? सी ज्यादा आंसर आ रहा है। अच्छा, सी आ रहा है, इसका मतलब लगभग सबका सही आ रहा है। हम्म। इलाहाबाद की संधि, अब तक तो याद हो गया होगा भाई, इलाहाबाद की संधि 1765 है, ठीक है। और अगर 1 का 4 हो गया, तो अब दो तो कैंसिल हो गए, डी और बी कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि 1 का 4 हो गया, ए का जो है। अब आपको कोई एक मैच कराना है, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हम बता दे रहे हैं, बी। मंगलौर की संधि जो हुई है वो 84 में हुई है, ठीक है। मंगलौर की जो संधि हुई है वो 84 में हुई है। और साल बाई की जो संधि हुई है वो 82 में हुई है। साल बाई की संधि 82 में हुई
ठीक है। और जो मद्रास की संधि है वो आपकी हुई है 69 में। ये बनेगा तो ठीक है, ये वाला क्रम ध्यान दे लो। इलाहाबाद की जो संधि है वो आपकी हुई है 65 में। मंगलौर की जो संधि हुई है वो हुई है आपकी 84 में। देखो मंगलौर की संधि के बारे में पता है ये कब हुई थी? जानते हो मंगलौर की संधि कब हुई है? आपने रिवाइज नहीं किया है, इसका मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब खत्म हुआ है तो मंगलौर की संधि से ही खत्म हुआ है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में चला था, 80 से 84 में। ठीक है, तो ये इस संधि के द्वारा ही खत्म हुआ था। तो मंगलौर की संधि का ये है। ठीक है, चलो मद्रास की संधि, कौन जानता है मद्रास की संधि? ये वाला मद्रास की संधि से क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जब ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसकी जो संधि है, जब ये खत्म हुआ है तो उस समय जो संधि हुई है वो संधि है मद्रास की संधि, 1769 में। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये बड़े आसानी से आपका बन जाता। बेगम समरू, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया। अच्छा ये वाला शायद हमने आपको नहीं बताया बेगम समरू के बारे में। तो बेगम समरू के लिए जान लीजिए कि बेगम समरू जो है, ये जो प्रसिद्ध चर्च है ये इन्होंने बनवाया है सरधना में। ये जगह का नाम है सरधना। ये मेरठ के पास पड़ता है। यूपी का जो मेरठ है, इस मेरठ के पास एक जगह पड़ती है सरधना। तो बेगम समरू का नाम बस इसलिए जाना जाता है मेनली कि इन्होंने एक चर्च का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इसके पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार, जल्दी से विचार करो जरा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये तो गलत है ना भैया, अहमद शाह अब्दाली से क्या मतलब था इसका? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, गलत। तृतीय में नहीं हुई थी, चतुर्थ में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही, षड्यंत्र रचा था इसी ने। ठीक है, तो करेक्ट जो है वो आपका यही है, केवल 3, बी ऑप्शन सही है। नहीं, केवल 3 सही है। अच्छा बी ऑप्शन वही मतलब, हाँ ठीक, मतलब सीधे बोलना है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में केवल 3 लिखा हुआ है, करेक्ट यही है। तो ये कुछ चीजें आपकी हैं जो प्रीवियस हमने पढ़ा है, शीट हम शेयर कर देंगे आपको। अब इसमें एक बस छोटा सा एक टॉपिक है रणजीत सिंह का। ठीक है, रणजीत सिंह का एक पॉइंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है, शेरे पंजाब, रणजीत सिंह बहुत प्रतापी शासक है ये, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रणजीत सिंह के बारे में आधे घंटे का लेक्चर रहेगा, रणजीत सिंह का 30-40 मिनट का रहेगा। फिर हम लोग एक मेन टॉपिक चलेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल, वो काफी बड़ा टॉपिक है। जब से पहला गवर्नर बनेगा बंगाल का और भारत का लास्ट आजादी तक, हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे कि कौन कौन गवर्नर किस समय बने हैं। हाँ आज वीडियो अपलोड करवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब आज नहीं कर रहे हम, रणजीत सिंह का हम कल आपको बता देंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है वो रिवाइज करते रहना स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे।
चलिए मैं लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग रणजीत सिंह का शुरू कर लेंगे। और शीट को हम वापस वहीं पर शेयर कर दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर। सर टीपू सुल्तान के बारे में बताने के लिए कहे थे। टीपू सुल्तान एक जिहादी था, समझ गए, बस इतना ही जान लो। हम ज्यादा बताना नहीं चाह रहे, टीपू सुल्तान एक जिहादी व्यक्ति था। हाँ, डिटेल्स डिटेल्स तुमको चाहिए, डिटेल्स में तुम्हें मजा आएगा है। डिटेल्स बहुत खतरनाक है भाई, डिटेल्स बहुत खतरनाक है, नहीं समझो तो अच्छा है। जितनी अच्छी छवि बनी है उसको बनाए रखो, है ना, क्योंकि अब हमारी तरफ से अच्छी छवि तो मिलेगी ही नहीं, इतना तो जान ही लो। एक लेटर है, आ, टीपू सुल्तान के नाम से एक लेटर है, टीपू सुल्तान, मतलब इसमें टीपू सुल्तान ने जो लेटर लिखे हैं, एक अंग्रेज है विलियम पैट्रिक करके, विलियम पैट्रिक करके है, और विलियम पैट्रिक ने उन लेटर का संग्रह किया है, जो लेटर टीपू सुल्तान ने लिखे हैं, और नाम से ही है वो, टीपू टीपू सुल्तान टीपू लेटर्स ऐसे कुछ है उसका, टॉपिक का नाम टीपू सुल्तान और सिलेक्टेड लेटर्स ऐसे है, ठीक है। मतलब वो अंग्रेज हैं, विलियम पैट्रिक। तो विलियम पैट्रिक ने एक लिखा है, सिलेक्ट सिलेक्टेड लेटर्स, और टाइटल है टीपू सुल्तान, टिप्पो टिप्पो सुल्तान है, टिप्पो सुल्तान, ये शीर्षक है उसका, अगर कहीं मिल जाए तो पढ़ लेना। विलियम पैट्रिक द्वारा अंग्रेज का, जिसने उसमें सिलेक्टेड लेटर्स लिखे हैं, और टिप्पो सुल्तान ये टाइटल है उस बुक का जिसके ऊपर ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर उसने सब कुछ वो मतलब दर्शाया है जो उसने कहा है। अब हम ज्यादा वो नहीं करना चाह रहे अब, क्योंकि वही है, ये असल में हिंदुओं के ज्यादा कट्टरता था, मतलब ठीक है ये अपने राज्य के लिए करता था, लेकिन हिंदुओं से बहुत नफरत थी इसे, ठीक है, हिंदुओं से इसको बहुत ज्यादा नफरत थी। आपको अगर पता हो कि जजिया का जो कर है 1720 में हटाया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है, लेकिन ये वो व्यक्ति है टीपू सुल्तान जो जजिया कर लगाना चाहता था अपने मैसूर राज्य में, और बाकायदे इसने इसके लिए आदेश दिए हैं जजिया कर लगाने के लिए। अगर ये बहुत बड़े सेनानी हैं तो भैया जजिया क्यों लगा रहे हो, और अगर आप जजिया लगा रहे हो तो जजिया किस पे लगता है ये आपको पता नहीं है। और जब 1720 में रंगीला ने वो खत्म ही कर दिया था, तो आपको क्या इसमें बनता है कि आप उस पर लगा रहे हैं, ये चीजें हैं। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे जो है। अच्छा, चलो अब कहे ही हो तो हम कुछ पढ़ के सुना दे रहे हैं, बट हम चाह नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग देखो पुस्तक का नाम हमने बता दिया है, मिल जाए तो पढ़ लेना, विलियम पैट्रिक का है, क्योंकि हमारा नहीं है ये। आदेश सुनो, इसने लेटर में लिखा क्या है, ध्यान से सुनना। नबियों की मोहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अल्लाह का फरमान जाहिर किया गया था, लेकिन उसके बाद के सुल्तानों और शहजादों की हुकूमत में दीन के कमजोर हो जाने की वजह से ये कानून माने नहीं गए। इसलिए हम अल्लाह के फजल से ये हुक्म जारी कर रहे हैं, ये हुक्म हमारे दस्तखत और मोहर के साथ भेज रहे हैं, ताकि दीन हक का सच्चा रास्ता दिखाया जा सके। जितने भी इस्लाम के लोग हैं, वो तुम्हारी कचहरी के काजी हैं या उसके ओहदे के ऊपर के अफसर, ये पैगाम उन सब तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है जो इससे अनजान है। उन तक ये पैगाम पहुंचाना फर्ज दीन भी है और जिहाद की मांग भी है, ठीक है। जिहाद शब्द का उपयोग इसने यहाँ पर किया हुआ है। इस फरमान की ढेरों प्रतियां बनवाकर
काजियों और महकमे के बाकी मुसलमानों में बांटी जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फैल सके। ये आदेश ये उस राज्य में दे रहा है जहां पे आधे से ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, और वहां पे ये एक नारा दे रहा है जिहाद का। जिहाद का नारा कौन दिया करता था? जो मुस्लिम आक्रमणकारी शुरुआत में आए थे। जब आप देखोगे गजनवी आया है, गौरी आया है, गाजी की उपाधि जिसने ली है, ये नारे ये लोग दे रहे हैं, और वो चीज टीपू सुल्तान कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से केवल अपनी जनता के लिए है, वो भी कौन, एक मतलब मुस्लिम अगर कहा जाए तो उनके लिए प्रॉपर था ये। तो अब स्वतंत्रता सेनानी वो होता है, भाई इनडायरेक्ट वे में समझो कि स्वतंत्रता सेनानी वो होता है जो सबके लिए सोचे, जो अपने देश के लिए लड़ा हो। ठीक है ना? तो अगर ये कहते हो कि ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है, तो हम इसके लेटर से तो नहीं मानते कि भैया स्वतंत्रता सेनानी रहा हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब बहुत चीजें हैं, जाने दो उसमें, है ना। इसलिए मैंने उनके खिलाफ जिहाद करने का इरादा कर लिया है। उनसे कहो कि बस वही करें जो हलाल है और उससे बचे जो हराम है, और अल्लाह के हुक्म पर चलें। दूर दूर तक के सारे मुसलमानों के कानों में से गफलत की रुई निकाल कर उन्हें ये बताओ कि मुसलमानों का असली कानून क्या है, खास तौर से उनको जो कुरान पाक के मतलब से बेखबर है। काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सब जानने वाला है। ये कौन लिख रहा है? ये टीपू सुल्तान अपने लेटर में लिख रहा है, और वो लेटर का कलेक्शन ये है विलियम पैट्रिक। ये कोई हमारे यहाँ का इतिहासकार नहीं बता रहा, ये एक अंग्रेज इतिहासकार है जो उस समय है विलियम पैट्रिक नाम का। तो विलियम पैट्रिक ने एक पुस्तक अपनी सिलेक्ट की है जिसका नाम है सिलेक्टेड लेटर्स, और नीचे उसका टाइटल है टीपू सुल्तान। ये अंग्रेजी में है, लेकिन जब इसका हिंदी मतलब समझोगे तो वो इस तरह से कुछ चीजें हैं। ठीक है ना? तो इसमें उसने विधिवत समझाया। अब हम पूरा तो नहीं पढ़ के बता सकते आपको, लेकिन हाँ इतना हम जो मेन मेन पॉइंट है वो हम आपको बस बता दिए, इतना जान लो। ठीक है, ब्राह्मणों को इसने मरवाया जो जनेऊ पहनते थे, और उनके जनेऊ इकट्ठा किए जाते थे जिससे ये पता लग सके कि कितने लोग को मारा गया है। ये टीपू सुल्तान कर रहा था। ठीक है, और ये सब इसमें लिखा हुआ है विलियम पैट्रिक वाले में। जो विलियम पैट्रिक का सिलेक्टेड लेटर्स है, ये इसमें डिस्कशन है। बाकी और हिस्ट्री के बुक में नहीं है ये सब। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी पढ़े और दूसरी किताबें पढ़े तो ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ये पुस्तक है जिसमें ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है। और इसने फ्रांसीसियों से जब मदद मांगी थी, इसने फ्रांसीसियों को लिखा था ना कि अंग्रेज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो इसने सब लिखा है बाकायदे पूरी चीजें, कि जो जो उन्होंने जीत लिया है वो सब हमें वापस चाहिए। ठीक है, मेरी सरकार और फ्रांस की दोस्ती से जलकर अंग्रेजों ने मराठों, निजाम अली खां और मेरी बाकी दुश्मनों से दोस्ती कर ली है। कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे एक जंग की जो कई साल तक चली। इसके नतीजा उसने बहुत सारे जिले मुझसे छीन लिए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी उन्होंने मुझसे छीन लिए। ये फ्रांसीसियों को लिख रहा है वो, जब वो उनसे मांग रहा है। अब वो मुझसे एक और जंग की तैयारी में है। मेरी इस बदकिस्मती से रिपब्लिक भी अनजान नहीं है। वह जानते हैं कि मैंने एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये सब आज मेरे साझे दुश्मन के पास है। अंग्रेजों के लिए बोल रहा है वो। जो भी जमीन हम अपने दुश्मनों से जीतेंगे वो हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। जब ये फ्रांसीसी को लेटर लिख रहा है तब ये सारी बातें बता रहा है। सिवाय उस हिस्से के जो अंग्रेजों, मराठों और निजाम अली खां ने मुझसे जीती है। संधि की शर्तों के मुताबिक ही दुश्मनों के समुद्री जहाजों का और पुर्तगालियों के इलाकों को भी हम आपस में बांट लेंगे, ताकि राजा का जो जंग पर खर्च होगा उसकी भरपाई हो सके। ये सारी बातें वो फ्रांसीसियों को जब लेटर लिख रहा है तब ये बता रहा है कि मतलब तुम यहाँ आओ, मेरे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों ने जीत लिया है, तो हम दोनों लोग मिल करके वो क्षेत्र वापस लेंगे। ठीक है, और उसको हम आपस में बांट लेंगे। मतलब इस तरह की कुछ चीजें इन लेटर्स में लिखी गई है, जो सिलेक्टेड लेटर्स वगैरह है। तो अब ये सब किताबों में नहीं है। ठीक है, जो हम लोग की एक्चुअल किताबें हैं उसमें ये सब चीजें नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही जान लो। ठीक है, तो अब ये अगर कहा जाए कि बहुत बड़ा सेनानी है, तो ठीक है, लड़ा था, मैसूर राज्य के लिए लड़ा था, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन अगर आपके लिए सारी जनता बराबर है ना, अगर आप बड़े सेनानी हैं तो आपके लिए सब बराबर है। आप किसी एक विशेष के प्रति नहीं हो सकते ना।
आप ये कहें कि मैं मैसूर के लिए लड़ा हूं, लेकिन मैं केवल एक पर्टिकुलर के लिए मैं उसको बचा रहा हूं, तो फिर आप काहे के सेनापति? आपके लिए वहां पे जितने रह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, आपके लिए सभी एक बराबर थे। और सभी एक बराबर थे तो आपको सभी को एक नजर से देखना चाहिए था, तभी आप बड़े सेनानी हैं। ठीक है, ये मेन है। तो ये एक पॉइंट था जो टीपू सुल्तान के लिए छुपाया गया किताबों में, ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं। ठीक है। और ये पता नहीं कैसे ये ढूंढा जाता है, लोग अब इतने वो हो गए हैं इतिहासकार, क्या वो अलग अलग से पूरा निकाल के ले आते हैं। अब संग्रहालय वगैरह पता नहीं कहाँ, ब्रिटेन उटेन में वो सब जो रखी गई हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो लेटर्स वगैरह सब वहां से उठा लाए हैं, मतलब उसकी फोटो कॉपी या वैसी कुछ जो वहां पे लिखे गए। बस इतने जान लो, अब ज्यादा डिस्कशन नहीं, बस समझ गए। तो अगर बहुत पढ़ना है तो सर्च कर लेना, ये जो हमने बताया है विलियम पैट्रिक का सिलेक्टेड लेटर्स टीपू सुल्तान, इंग्लिश में है। ठीक है, हिंदी में नहीं है ये। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बट इतनी जरूरत नहीं है, तुम लोग एग्जाम दो। ठीक है, बेकार के चक्कर में ना पड़ो, है ना। एग्जाम दो, वो निकालो। कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। और ये पंकज तुरंत एकदम आगे, सर नहीं नहीं कहानी सुनाइए पहले सर, बाकी तो कुछ नहीं। हाँ, बाकी तो हम एग्जाम निकालेंगे। सर हिस्ट्री के राइटर अच्छे पर्सन का हिस्ट्री नहीं लिखते हैं। डिपेंड करता है कि वो राइटर कौन था। हमने आपको बताया ना, दो तीन राइटर के नाम तो पहले बता दिए, इरफान हबीब, रोमिला थापर, यही लोग तो लिखे हैं शुरुआत के। इरफान हबीब तो तब भी काफी बड़ा इतिहासकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का था वो, और शायद जेएनयू वगैरह में भी कुछ था। रोमिला थापर ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है चीजों के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में उसी का ज्यादातर है। चलो बस ठीक है, बस इतना काफी है ना। अब ज्यादा कहानी ना सुनो, अपने उस पे टॉपिक पे फोकस करो। चलिए आज एंड करते, कल हम लोग रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे।